गुड मॉर्निंग क्लास। तो आपको तत्पुरुष समास क्लियर हो गया था बेटा। तत्पुरुष समास का एक और भेद है इसमें, नई तत्पुरुष। नई का मतलब होता है विरोध करना, ठीक है, किसी चीज़ का न होना। तो जब जो भी हमें इसमें शब्द मिलेंगे वो नहीं वाले ही शब्द मिलेंगे, जैसे अनिच्छा, अनदेखी, अनुचित, अस्थिर, असत्य। तो विरोधाभास वाले शब्द इसमें हमको मिलेंगे, विरोधाभास जिसमें होगा, और उसको हमने विग्रह करना होगा न लगाकर। ये अ की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, न आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, असत्य, तो असत्य की जगह पर के ये वैसा ही रहेगा, और अ की जगह पर न आएगा तो होगा न सत्य। तो ये इसका विग्रह होगा और ये इसका समस्त पद होगा। जैसे अनिच्छा का समस्त पद है अनिच्छा, तो इसका विग्रह होगा न इच्छा। अयोग्य है तो इसका विग्रह होगा न योग्य। तो इस तरह से ये कहलाता है नए तत्पुरुष। पहला पद अभावात्मक होता है। पहला पद मतलब ये शुरुआती पद, इसमें क्या होता है, अभाव दिखाने वाला, मतलब नहीं होने वाला। तो जिस कारण से फिर इसका विग्रह में न आ जाता है। अनंत न अंत, अज्ञान न ज्ञान। तो इस तरह से ये नए तत्पुरुष कहलाता है। इसके बाद अगला है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, देखो कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। अब हमें ये ध्यान में रखना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं। तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। और दूसरा पद है विशेष्य। अब विशेष्य किसे कहते हैं, वह संज्ञा और सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है, ठीक है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ये पूर्व पद तथा उत्तर पद, देखो ये पहला तो इसमें क्या होता है, पहला पद इसमें विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। और दूसरा इसमें दो प्रकार के नियम है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद पूर्व पद में कोई भी उपमान और उपमेय का संबंध होता है आपस में। अब उपमान और उपमेय क्या होते हैं, उपमेय साधारण वस्तु होती है और उपमान क्या होता है, एक विशेष वस्तु होती है। जैसे अगर हम किसी की चीज़ को किसी विशेष वस्तु से उसकी तुलना करते हैं, जैसे हम चंद्रमुख कहते हैं, तो हम मुख की तुलना किससे कहते हैं, चाँद से करते हैं, ठीक है। तो चाँद एक खास वस्तु है, विशेष वस्तु है। तो और सामान्य वस्तु क्या है, उसमें मुख है। मुख और चाँद दोनों की क्या हुई, आपस में तुलना हुई, तो हमने मुख को चाँद के समान बताया। तो ये चीज़ें इसमें होती है। पहला तो विशेषण और विशेष्य होता है, दूसरा उपमान और उपमेय, अर्थात एक सामान्य वस्तु होती है और एक विशेष वस्तु होती है, उन दोनों की आपस में तुलना की जाती है। अब देखिए कैसे विशेषण विशेष्य कैसे होता है, देखो अध पका। अब पका संज्ञा शब्द है और आधा, ठीक है, आधा विशेषण शब्द है। तो अध पका, अध आधा है जो पका। सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। सु का अर्थ होता है अच्छा, पुत्र एक संज्ञा शब्द है। तो पहला विशेषण है, दूसरा विशेष्य है, ठीक है, अच्छा है जो पुत्र। नील गाय, नीली है जो गाय। तो इसमें जो बीच में विग्रह करते हैं तो है जो आता है, ठीक है। जब विग्रह करते हैं तो विशेषण और विशेष्य के बीच में विग्रह में है जो आ जाता है। नील गाय, नीली है जो गाय। वैसे अंधकूप, अंधा, अंध है जो कूप। अंध मतलब अंधेरा, अंध है जो कूप मतलब कुआं, तो अंधकूप। तो ये पहला पद सब विशेषण है, देखो ये आधा, अच्छा, नीली, अंध। वैसे नीलांबर, नीला है जो अंबर, ये नीला शब्द भी विशेषण है। लाल बाजार, लाल है जो बाजार, लाल शब्द भी विशेषण है। ये सब संज्ञा शब्द हैं, विशेष्य हैं, और ये सब विशेषण है। देखिए पहला पद विशेषण है सब में। मधुमक्खी, मधु का संचय करने वाली मक्खी। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी। मालगाड़ी, माल को ढोने वाली गाड़ी। महान जन, महान है जो जन। मुख्य अध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक, ठीक है। तो है जो, इस तरह से इसका विग्रह होता है अधिकतर। और पहला शब्द इसका विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य, इसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। अगला है आपका उपमेय और उपमेय और उपमान, इसी में रहता है ये भी। उपमेय और उपमान का भी इसी में रहता है। क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। देखो क्रोध की तुलना किससे की गई है, अग्नि से की गई है। तो क्रोध सामान्य चीज है और अग्नि क्या है, विशेष चीज है, विशेष वस्तु है। तो इसलिए क्रोध रूपी अग्नि। नर सिंह, नर की तुलना सिंह, सिंह रूपी नर। घनश्याम, घन के समान श्याम। घन का मतलब है बादल, श्याम सामान्य वस्तु, श्याम का मतलब है सांवला। तो किसके समान बताया है, बादलों के समान सांवला। वचन अमृत, वचन सामान्य है, अमृत विशेष वस्तु है, तो वचन रूपी अमृत। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो चंद्र सामान्य वस्तु है और मुख विशेष वस्तु है,
तो चंद्र के समान मुख। स्त्री रत्न, स्त्री रूपी रत्न। कनक लता, कनक के समान लता। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, तो ये देखो किस तरह से उपमेय और उपमान अर्थात साधारण वस्तु और विशेष वस्तु की आपस में तुलना की अर्थात उसको उसके समान बताया गया है। तो ये भी कर्मधारय समास में आता है। ठीक है, और ये दूसरा भी ये कर्मधारय समास में आता है जहाँ विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है। ये क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद हमेशा संख्यावाची रहता है। संख्यावाची का मतलब जानते हैं, नंबर बताता है ये। देखिए, तो पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, और उसे द्विगु समास कहते हैं। तो हमेशा पहला पद इसका नंबर बताएगा। संख्यावाचक विशेषण आपने पढ़ा होगा, जो संख्या की विशेषता बताता है, मतलब संख्या बताता है, वो संख्यावाची विशेषण होता है, नंबर्स बताता है। देखो, शताब्दी, शत मतलब 100 वर्षों का समूह, तो इसका विग्रह ऐसे ही होता है, इतने का समूह, इतनों का समूह। द्विघाती है, 2 घातों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो पहला पद सब नंबर है। देखिए, चारपाई, 4 पैरों का समूह। पंचामृत, 5 अमृतों का समूह। पंजाब, 5 आबों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। समाहार या समूह एक पदीय, एक पदीय पद वाला या एक पद का समूह। 4 दीवार, 4 दीवारों का समाहार या समूह। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप समाहार लिखते हो या समूह लिखते हो। ठीक है, तो ये पहला पद हमेशा आपको पहचानने में बहुत आसानी होगी इसको, कि द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाची रहता है। ठीक है, संख्यावाची मतलब नंबर बताता है, और उसका विग्रह इस तरह से होता है, समूह समूह, इतनों का समूह, उतने का समूह। ठीक है, तो इतना आप समझ लीजिए इसमें।